नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पिनाका रॉकेट की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, खास करके जब से चाइना की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय किया गया है। तब से भारत की तरफ से चाइना की इस पावर को मैच करने लायक फायर पावर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अभी चाइना के पास जो लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम मौजूद है ये 130 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और इनको चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय करके रखा गया है। ऐसे में अगर लड़ाई होता है तो चाइना को ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सप्रेसिव फायर पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं। बदले में अभी तक हमारे पास जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है, चाहे वो हमारी BM-21 ग्रैड सिस्टम हो जाए या पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम हो जाए, इनकी मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज 90 किलोमीटर तक ही सीमित है, जिस वजह से अभी DRDO की तरफ से चाइनीज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को मैच करने के लिए लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है और ये हमारी रॉकेट फोर्स का भी हिस्सा बनने वाला है। अभी इस सेगमेंट में DRDO की तरफ से पिनाका रॉकेट की 2 नए वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें से एक का रेंज 120 किलोमीटर तक होने वाली और एक का रेंज 300 किलोमीटर तक होने वाली है। और ये अब तक भारत की तरफ से डेवलप किए गए सबसे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट्स होने वाले हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी ऐसे रॉकेट को डेवलप करने की कोशिश कर, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ये अभी तक डेवलप किए गए सबसे लॉन्ग रेंज रॉकेट्स होने वाले हैं। अब जैसे कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट्स होने वाले हैं, तो अभी ARD की तरफ से इनको डेवलप करने से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली वॉरेट को भी डिज़ाइन करने के लिए हमारी सभी एग्जिस्टिंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें अभी इन रॉकेट्स की डिटेल डिज़ाइन को शुरू किया जाएगा। इसमें बेसिकली इनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग और अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए अभी ARD की तरफ से कंसल्टेंट को भी अपॉइंट करने का या हायर करने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि इन सिस्टम को डेवलप करने में उनको मदद करने वाले हैं। और एक बार इन रॉकेट को डेवलप कर लिया गया तो ये हमको चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ काफ़ी एडवांटेजेस दिलाने वाले हैं। अगला अपडेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जब से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी AN-32 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए करीब 40 से 80 नए मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का फैसला किया गया है, तब से अभी तक भारत को लगभग 3 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अपना अपना ऑफर दिया जा चुका है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है, जो कि पहले इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। एम्ब्रेयर की तरफ से अपनी C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है और एयरबस की तरफ से अपनी A400 एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया है। और ये तीनों अभी भारत में लोकल प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने का ऑफर भी दे रहे हैं। और इसमें से एयरबस पहले से ही भारत में अपनी लोकल प्रोडक्शन लाइन को टाटा के साथ मिलकर ओपन कर चुकी है। इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाने वाला जिसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 18 टन से लेकर 30 टन के बीच होना चाहिए। और अभी तक ऑफर किए गए 3 एयरक्राफ्ट में से A400 थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड लग रहा है, क्योंकि ये लगभग 37 टन की पेलोड को कैरी कर सकता है। अभी तक जब इन तीनों कंप्यूटर के बीच कंपटीशन चल रहा था, तभी HAL की तरफ से भी अचानक से इसमें एंटर करने का फैसला किया जा रहा है। टेक्निकली अभी HAL के पास कोई भी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी HAL की तरफ से इसमें इनिशियली इंडिजिनसली एक एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन जैसे कि इसको डेवलप करने में काफ़ी समय लगने वाला है, तो इसी वजह से अभी HAL की तरफ से किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक नए एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको जल्दी डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा सकता है। और इसी के साथ ही अभी इस टेंडर में कुछ नए नाम भी जुड़ने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें साउथ कोरिया की MCX टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक ऑप्शन हो सकता है, जो कि 30 टन के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकता है और इसको भी HAL और साउथ कोरिया जॉइंटली डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद रशिया की IL-276 एयरक्राफ्ट भी एक ऑप्शन हो सकता है, जिसे इनिशियली HAL और रशिया साथ मिलकर अपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम के अंदर डेवलप कर रहे थे, लेकिन बीच में इस प्रोग्राम से भारत पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी रशिया ने इसको डेवलप कर लिया है। तो अभी HAL चाहे तो इस जॉइंट प्रोडक्शन में एंटर करके भारत में इनको मैन्युफैक्चर कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो HAL जल्दी से इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर करके इंडियन एयरफोर्स को इनको ऑफर कर सकता है, क्योंकि MCX एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसको पिछले साल ही प्रपोज किया गया था, तो इसको फुली डेवलप करने में मिनिमम 5 से 10 साल का समय लगने वाला। लेकिन IL-276 एयरक्राफ्ट की बात करें तो फुली डेवलप हो चुका, जिसको तुरंत ही मास प्रोडक्शन में एंटर किया जा सकता है। अगला अपडेट UAVs की तरफ से है। अभी हमारी तीनों सर्विस में UAV की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है और अभी इसी वजह से DRDO की तरफ से रुस्तम 2, आर्चर और आर्चर NG जैसे UAV को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की स्टैंडर्ड UAV बनने वाले हैं। और इसी दौरान हम USA प्रेडेटर ड्रोन को भी हासिल कर रहे हैं और एक डिसेंट अमाउंट के अंदर हम इजरायली ओरिजिन UAV को भी ऑपरेट कर रहे हैं। इस बीच अभी UAE की एज ग्रुप की तरफ से भी भारत की UAV रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपनी रिच एस मेल UAV को भारत को ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है। रिच एस एक मेल UAV है जो कि 600 kg के आसपास की लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है और ये करीब 120 kg तक की पेलोड को भी कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 80 नॉट की है और ये लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई में लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसकी 200 किलोमीटर की कम्युनिकेशन रेंज इसको किसी भी बॉर्डर सर्विलेंस मिशन में या रिकॉनेंस मिशन में एक सुइटेबल ऑप्शन बना सकता है। अब इस UAV को एज ग्रुप की तरफ से HAL के साथ मिलकर भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है और वो अभी इसके एक इंडियन स्पेसिफिक वेरिएंट को भी HAL के साथ मिलकर को डेवलप करने का ऑप्शन दे रहे हैं। अब हालांकि रिचेस UAV की स्पेसिफिकेशन एज ग्रुप के मुताबिक काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हो सकता है उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे बेहतर परफॉर्मेंस को देने के बाद भी रुस्तम 2 को अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया, जबकि रुस्तम 2 इस UAV के मुकाबले लगभग 10,000 फीट ज़्यादा ऊंचाई में आसानी से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन आर्मी की रिक्वायरमेंट 30,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट करना है। अब इसके अलावा ये UAV हमारी इंडिजिनस आर्चर सीरीज की UAV का भी एक डायरेक्ट कंपटीशन होने वाली है, तो उस वजह से शायद ही इसको HAL की तरफ से जॉइंटली डेवलप करने के बारे में कोशिश किया जाएगा। दूसरे एंगल से देखें तो अगर इसको एज ग्रुप की तरफ से HAL के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करने का ऑप्शन दिया जाता है तो इससे HAL को भी कुछ टेक्नोलॉजी हासिल होने वाला है, जो कि आगे चल के HAL खुद की UAV को डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फिर भी जब तक HAL की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग कोई भी नतीजे पे यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। अगला अपडेट अर्जुन टैंक की तरफ से, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस मेन बैटल टैंक है। हालांकि शुरू से ही अर्जुन टैंक को लेके काफ़ी चर्चा और काफ़ी क्रिटिसिज्म दोनों चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी एक डिसेंट अमाउंट में अर्जुन टैंक को आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। पहले फेज में आर्मी की तरफ से लगभग 124 अर्जुन MK1 टैंक को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया गया था, जिनको अभी ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके बाद 2021 में एडिशनल 118 अर्जुन MK1 टैंक के लिए भी आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अब इनिशियली ये बात बताया गया था कि अर्जुन MK1 टैंक में इसकी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले 73 नए अपग्रेड्स होने वाले थे, लेकिन 2021 में जब इसको ऑफिशियली प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए क्लियर किया गया तो उस दौरान इसमें लगभग 89 नए अपग्रेड किए जा चुके थे, यानी कि एडिशनल अपग्रेड भी इस दौरान किया गया था। और अभी इसमें एक और अपग्रेड को भी करने की बात सामने आई है, जो कि एक मेजर अपग्रेड होने वाली है। ये अपग्रेड अर्जुन MK1 टैंक्स की मेन सस्पेंशन सिस्टम के साथ होने वाली है। अभी तक अर्जुन टैंक में हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी DRDO की तरफ से एक एडवांस हाइड्रो गैस सस्पेंशन यूनिट को डेवलप किया गया, जिसको शॉर्ट में ASU कहा जा रहा है, जो कि खास करके अर्जुन MK1 टैंक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO के मुताबिक ये प्रीवियस सस्पेंशन यूनिट से बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकता है और इसको इंटीग्रेट करने के बाद अर्जुन टैंक की ओवरऑल मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और क्रॉस कंट्री स्पीड इंक्रीज होने वाले हैं और मूविंग कंडीशन में भी टैंक की एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर होने वाली है, जो कि टैंक को फर्स्ट एड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा अर्जुन MK1 टैंक्स की आर्मर को भी इसकी MK1 वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी बेहतर किया गया था, तो इस वजह से इसका वेट भी लगभग 68 टन तक इंक्रीज हो गया था। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सस्पेंशन सिस्टम था उसको 60 से 65 टन क्लास की टैंक के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो उस सस्पेंशन सिस्टम के साथ इसका स्पीड 70 किलोमीटर से 58 किलोमीटर तक रिड्यूस हो गया था। लेकिन इस नई ASU सस्पेंशन सिस्टम को 70 टन क्लास की टैंक को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया, जिस वजह से ये अर्जुन टैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस को अभी काफ़ी हद तक बेहतर करने वाला है और ये सस्पेंशन सिस्टम प्रीवियस यूनिट के मुकाबले मेंटेनेंस फ्रेंडली भी होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।